टॉपिक इज़ अबाउट द माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें उसकी एक टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब पॉलीसाइथीमिया वेरा की सबसे पहले बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसमें होगा क्या, एक म्यूटेशन होगी। और वो म्यूटेशन कौन सी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैक2 काइनेज जो है, टायरोसिन काइनेज, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स मींस कि उन सेल्स ने, जो हमने एक लीनिएज पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जिसने सारे के सारे हमारे जो है बोन मैरो के सेल्स बनाने होते हैं, उसके अंदर मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है, क्या हो रहा है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो रही है हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं उनकी, ठीक है। हिमेटोपोइटिक मींस जिन्होंने हमारे सेल्स बनाने हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेन इफेक्ट आएगा, बाकी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगे, मतलब प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ होंगे, बेसोफिल्स भी, WBCs भी, वो सारे तो इंक्रीज़ हो रहे होंगे। पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है हो रहा होगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा होगा, लेकिन जो मेजर सेल्स इसमें इंक्रीज़ होते हैं, दीज आर द एरिथ्रोसाइट्स। सो एक्सेस एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, किसमें, पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस के बाकी सेल्स भी इंक्रीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कौन से हैं, RBCs है, एरिथ्रोसाइट्स हैं। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, मतलब ये कि आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल एनीमिया हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, किडनी में से एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है कि वो क्या करे कि अनीमिया को कंपनसेट करे और RBCs की प्रोडक्शन को ज़्यादा करे। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा RBCs हैं, और एरिथ्रोपोइटिन, आपको पता है कोई भी कैंसर सेल जो है ना, किसी के अंडर नहीं काम करता, वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है करता है। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है ना एरिथ्रोपोइटिन की, वो नहीं हो रही होगी कि एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हो कम हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन कैंसर सेल्स को इन्होंने फिर भी डिवाइड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। और मीन सर्वाइवल इन लोगों का, जो पॉलीसाइथीमिया वगैरह के होते हैं लोग, वो तकरीबन 9 से 14 साल होता है। क्यों ऐसे होता है, क्या ऐसे मसले होते हैं जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा RBCs बनाए हैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, ये याद रखवाने के लिए कि हमारी बॉडी में, इसके अंदर जो पेशेंट के अंदर मसला होगा वो एक्सेस RBCs का होगा। आपको पता है एक्सेस और एक जो है ना, एक जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, मतलब कि हर चीज़ अपनी नॉर्मल हद तक ठीक रहती है, अगर कम हो जाएगी फिर भी मसले, ज़्यादा हो जाएगी फिर भी मसले। लाइक हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट द एनीमिया, जो हमने हीमाटोलॉजी मेडिसिन स्टार्ट की, तो वी डिस्कस्ड अबाउट एनीमिया, जिसमें क्या हो रहा था, सारा कुछ कम था, यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी मसले थे, यहाँ पे भी मसले हैं, वहाँ पे भी पेशेंट की डेथ हो सकती है, यहाँ पे भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, पेशेंट के और मसलों की वजह से डेथ हो रही थी, अल्टीमेटली हार्ट इफेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा था एनीमिया में। यहाँ पे भी यही मसला है, किसी न किसी ने तरह इन्होंने जो एक्सेस RBCs हैं, इन्होंने हमारे हार्ट को अफेक्ट करके रहना है। सो मसले क्या आएंगे, एक्सेस RBCs की वजह से क्या होगा, हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी ब्लड वेजल के अंदर। RBCs ही RBCs हैं, बस RBCs ही RBCs हैं, ठीक है। सो एक्सेस RBCs की वजह से क्या होगा, ये देखें, एक ब्लड वेजल के इतने से हिस्से में एक्सेस RBCs हो जाएं, सोचो क्या होगा, हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी। जैसे एक पानी होता है वो बह जाता है, लेकिन हनी जो होता है, ठीक है, शहद, उसकी विस्कोसिटी होती है, वो उस तरह का ब्लड हो जाता है, ठीक है, जैसे हनी की तरह, उस तरह याद रख लें, शहद की तरह जो है बहुत हाइपर विस्कोसिटी वाला ब्लड हो जाए, सोचें क्या होगा उसके अंदर। अब वो वाला ब्लड सारे ऑर्गन्स को जा रहा है, ठीक है, शहद की तरह का ब्लड जो है, थिक ब्लड, ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स को जा रहा है, ब्रेन को जा रहा है, वहाँ पे क्या होगा, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है, तो पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगी, डिजीनेस हो जाएगी, ठीक है। और अगर कानों के अंदर होगा तो टिनाइटस होगी, इतने ज़्यादा RBCs आ गए हैं कानों के अंदर, टिनाइटस शुरू हो जाएगा, रिंगिंग सेंसेशन होगी, ठीक है, पेशेंट वीक हो जाएगा। और अगर आइज़ के अंदर एक्सेस इस तरह का विस्कोसिटी वाला ब्लड जाएगा तो क्या होगा, ब्लड विजन हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह जो है अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है वो जो इंगॉर्ज्ड वेजल्स होंगी, जब इतने ज़्यादा RBCs जो है वो इंगॉर्ज कर देंगे वेजल्स को, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है,
ठीक है। देन इज़ अ थ्रोम्बोटिक फिनोमिना कि और आरबीसी जितने ज़्यादा एक्सेस हो गए वहाँ पे थ्रोम्बस बनने का खतरा है। अब यही थ्रोम्बस अगर ब्रेन में चले जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा। हार्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। यही हमारा जो है वो लंग्स में चला जाएगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगी। फिर पेशेंट जो है वो डिज़नी के साथ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हमारा ये क्लॉट जो है वो पोर्टल वेन में जाके फंस जाए तो पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। और पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस हम पढ़ चुके हैं कि लिवर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, और फिर लिवर भी ख़राब हो जाएगा। इसी तरह यही जो क्लॉट अगर पेरिफेरल वेन्स में चला जाए तो क्या होगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। तो ये सारे मसले क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से पेशेंट के जो सर्वाइवल है वो कम हो रहा है। ठीक है, 9 to 14 ईयर्स ये मसले हैं। प्लूराइटिस क्यों हो रहा है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इचिंग क्यों होगी, हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसोफिल्स का एक्सेस भी होगा ना इनके अंदर, तो ऑब्वियसली जो है उनको प्लूराइटिस होगा। फिर अगर हिपैटोस्प्लीनोमेगैली की बात करें तो ये क्यों होगा, एक्सेस आरबीसीज बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ठीक है, स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन एक्सेस काम करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो जाएगा। सिंपल सा कॉज है, पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरटेंशन की होगी, आरबीसीज एक तो वजल्स को डैमेज कर रहे होंगे, दूसरा हार्ट के अंदर जब इतने ज़्यादा आरबीसीज आ जाएंगे तो हार्ट क्या करेगा बेचारा, वो जो है उसको बहुत ज़्यादा अपना वर्क बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसका अफेक्ट होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी ब्लड वेजल्स ख़राब होने की वजह से। सिंपल सी बात है। फेशियल प्लेथोरा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आपको पता होगा, ये रेड सा फेस हो जाता है। ज़्यादातर आप अगर हिली एरियाज़ में जाओ ना तो वहाँ पे अगर आप उन बच्चों को देखो तो उनके रेड इस तरह के फेस होते हैं। वो नॉर्मली उन लोगों में जो है वो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। ऑब्वियसली ये तो एक कैंसर है ना, उन लोगों में तो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। होता क्या है, पहाड़ों में तो ऑक्सीजन नहीं होती ना इतनी, ठीक है, हाइपोक्सिया होता है, उनकी बॉडी को हाइपोक्सिया मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर जब ऑक्सीजन कमी होती है तो किडनी कहती है कि यार आरबीसी ज़्यादा होने चाहिए ब्लड के अंदर इस ऑक्सीजन को जो है वो लेके जाने के लिए। ठीक है, तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती है किडनी, तो फिर आरबीसीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और फिर इन वजह से इनके फेस जो है ना रेड होते हैं। वहाँ पे तो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से आरबीसीज़ थोड़े ज़्यादा बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैंसर है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कॉज क्या है, दोनों का सेम है कि एक्सेस आरबीसीज़ की वजह से जो है फेशियल रेडनेस हो जाती है, जिसको हम फेशियल प्लेथोरा कहते हैं। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स विच यू फाइंड इन दीज पेशेंट्स। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आई होगी कि आरबीसीज़ के एक्सेस की वजह से बॉडी में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो ये सारा था हमारा अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो डायग्नोसिस जो है वो सबसे पहले तो रूल आउट द सेकेंडरी कॉजेज़। जैसे अभी मैंने बताया पेशेंट का फेस रेड है तो ये सोचने नहीं शुरू हो जाना कि जी इसको कैंसर है, इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा आरबीसीज़ हैं तो कैंसर हो गया इसको, खुदा न खास्ता। ठीक है, वी हैव टू रूल आउट द सेकेंडरी कॉजेज़। लाइक अभी मैंने बताया कि फेशियल प्लेथोरा जो होता है ये जो है नॉर्मली फिजियोलॉजिकल फिनोमेना भी हो सकता है। आरबीसीज़ की एक्सेस प्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू भी बढ़ा सकती है। सो वी हैव टू रूल आउट द सेकेंडरी कॉजेज़। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सीमिया, कि कहीं उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक्सेस आरबीसीज़ हैं, उसके अंदर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग तो नहीं होगी, क्योंकि उस केस में भी हमारी आरबीसीज़ जो है वो एक्सेस बनना शुरू हो जाएंगे ना, कि जब वो देखेंगे कि जी जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, ठीक है, सॉरी उनको ऑक्सीजन नहीं जा रही, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, तो फिर उसमें भी हमें जो है ये हमें सेकेंडरी कॉजेज़ रूल आउट करने हैं। पेशेंट से पूछना है, हिस्ट्री लेनी है कि कहीं आप पहाड़ी इलाके से तो नहीं आए, या दूसरा ये है कि कहीं ये तो नहीं है कि आप जो है वो कहीं आपका एक्सपोजर हुआ हो किसी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह से। ठीक है, ये पूछना है। देन वी हैव टू एक्चुअली चेक आरबीसीज़ काउंट। तो आरबीसीज़ काउंट आपको कितना मिलेगा, थोड़ा मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, इन लोगों में ज़्यादा मिलेगा, एलिवेटेड होगा। हीमोग्लोबिन और हिमाटोक्रेट क्या होगा, ये भी ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज़ क्या होंगे, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस हुई होगी और ल्यूकोसाइटोसिस हुई होगी, एलिवेटेड। एरिथ्रोपोइटिन क्या होगा इन लोगों में, जब आरबीसीज़ एक्सेस बन रहे होंगे तो किडनी कहेगी हमारी बॉडी को तो कोई ज़रूरत नहीं आरबीसीज़ बनाने की,
तो मैं अपना एरिथ्रोपोइटिन क्यों रिलीज़ करूँ? तो क्या होगा एरिथ्रोपोइटिन के लेवल को? फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू आरबीसी ज़्यादा है, एरिथ्रोपोइटिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी से हमारे सेकेंडरी कॉजेज़ रूल आउट हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, कि वहाँ पर जो हाइपोक्सिया की वजह से आरबीसीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही थी, वहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन लेवल ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर आपको एरिथ्रोपोइटिन जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ अ डिफरेंस। फिर विटामिन B12 जो है इन लोगों का बढ़ा होता है। अब इसका कॉज जो है, इन लोगों को बहुत से हाइपोथेसिस है, लेकिन कॉज इज़ नॉट नाउन, बट you will find this vitamin B12 elevated. Then we have the यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लेवल क्या होगा इन लोगों का? पीछे हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जब सेल ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा टूटते हैं, तो उसकी वजह से उनके न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनमें से यूरिक एसिड रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से दीज पेशेंट्स फेस द हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, फिर बोन मैरो बायोप्सी अगर हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेल्स ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? हाइपर सेलुलरिटी हुई होगी, बोन मैरो बड़ी होगी सेल से, हाइपर सेलुलरिटी होगी, और उसमें आपको मेगाकैरियोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन मिल रही होगी बोन मैरो बायोप्सी करवाने पे। ठीक है, इसके अलावा JAK2 टायरोसिन काइनेज की म्यूटेशन जो है ना, इट इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। अगर आपको ये मिल जाती है, इट मीन्स दैट द पेशेंट इज़ जो है ना उसको कन्फर्म्ड विद पॉलीसाइथेमिया वेरा। ठीक हो गया। अब ये सारे मसले वगैरह हमने पढ़ लिए, इन्हीं मसलों को देखते हुए हमने ट्रीट कर लेना है, सिंपल। ठीक है, तो ट्रीट कैसे करेंगे? टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमारा हेमाटोक्रेट जो है वो 45 से % से कम हो। ठीक है, यूजुअली इन लोगों का जो हेमाटोक्रेट है वो गया होता है किस पे? मोर देन 50 to 60%। तो हमारा जो टारगेट है वो कितना है? 45%। ठीक है, स्टेप अप पे आपका 50% लिखा हुआ है, और कैपलान पे आपका 60% लिखा हुआ है। सो लगभग इतना ही होता है। अच्छा, हमारे जो गोल है ना ट्रीटमेंट का, वो देख लें, उसी का हमारा होना चाहिए। अब इतने ज़्यादा आरबीसीज़ हैं बॉडी में, ठीक है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? टारगेट क्या होना चाहिए? आरबीसीज़ को रिमूव करना चाहिए ना, वो जो इतने ज़्यादा हुए हुए हैं, तो हेमाटोक्रेट को कम करना है हमने। तो हम किस तरह से करेंगे? हाउ वी विल एक्चुअली रिमूव आवर आरबीसीज़ एंड डिक्रीज़ हेमाटोक्रेट? आपको वो वाली डिज़ीज़ याद है जिसमें आयरन की एक्सेस हो गई थी, हीमोक्रोमेटोसिस, और उसमें हमने एक प्रोसीजर किया था, अगर आपको याद हो, फ्लेबोटमी, जिससे हम क्या करते थे? बॉडी से एक्सेस आयरन को रिमूव करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक्सेस आरबीसीज़ को, हेमाटोक्रेट को कम करना है। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस एक्चुअली वी डू द फ्लेबोटमी फॉर दिस पेशेंट्स, एंड इट इज़ द mainstay of therapy to actually lower the hematocrit levels of these patients. ठीक है, नेक्स्ट थ्रोम्बस बना हुआ है बॉडी में। आपने ऊपर देखा कि जो है हाइपरविस्कोसिटी थी, थ्रोम्बस था, और हमें रिस्क था कि बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो उससे इफ़ेक्ट होंगे थ्रोम्बस से, और हमने उसकी देखी भी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सो वी हैव टू एक्चुअली ट्रीट द थ्रोम्बस। तो उसके लिए आप क्या दोगे? एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स दोगे, जिसमें वी विल गिव द एस्पाइरिन टू दीज पेशेंट्स। ठीक है, देन वी हैव द प्रूराइटिस। तो प्रूराइटिस आपको इन पेशेंट्स को बहुत ख़ारिश हो रही होती है, और वो ख़ारिश किस वजह से हो रही है? कॉज क्या है? हिस्टामीन रिलीज़ हो रहे हैं बेजोफिल से, तो उन हिस्टामीन्स को एंटी हिस्टामीन्स देने चाहिए ना हमें प्रूराइटिस के लिए। सो पेशेंट की वो इचिंग रिमूव हो जाएगी। फिर हाइपर यूरिसीमिया है, ऑलरेडी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। यूरिक एसिड लेवल एक्सेस हो तो हम किस तरह से उसको कम करते हैं? बाय गिविंग एलोप्यूरिनॉल, रासब्यूरिकेस। ठीक हो गया, वो हो गया। फिर अगर हमने ये करना है कि हम किसी तरह आरबीसीज़ को जो है ना निकम्मा बनाएं, मतलब कि फजूल आरबीसीज़ बनाएं बॉडी में, क्योंकि वी नो मोर नीड एनी मोर आरबीसीज़, और जो आरबीसीज़ ऑलरेडी बन चुके हैं उनको हमने तोड़ना है। ठीक है, तो हम फजूल आरबीसीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जी HbA वाला जो है ना हीमोग्लोबिन ना बने, HbF वाला बने। तो फॉर दैट पर्पस हम क्या देंगे? हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स में भी देते थे, और सिकल सेल के पेशेंट्स में भी देते होते थे, जो हीमोग्लोबिन F को ज़्यादा करता था, दैट वाज हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है, तो वो दे देंगे। फिर भी हैव द जो टायरोसिन काइनेज की म्यूटेशन हुई हुई है ना, ठीक है, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। जो मेन मसला है जिसकी वजह से आरबीसीज़ एक्सेस बन रहे हैं, दैट इज़ द म्यूटेशन। तो उस म्यूटेशन के लिए वी गिव दिस
दिस ड्रग, ठीक है, दैट इज़ रोक्सोलिटिनिब, ठीक है। और ये मोस्टली हम तब देते हैं व्हेन देयर इज़ अ फेलियर ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया अगर काम नहीं करता सो विल गो टू द रोक्सोलिटिनिब, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। अब हम जो है प्लूराइटिस का हम कॉज पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली वो होता है जब हॉट बाथ लेते हैं ये लोग, तो फिर ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन रिलीज हॉट बाथ के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन लोगों में आपको आयरन लेवल क्या मिलेगा। आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ना, और आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इनका एमसीवी जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली एमसीवी ड्रॉप करेगा। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिल सकता है इन लोगों के अंदर आपको, ठीक है। अनीमिया की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह कि एमसीवी ड्रॉप कर जाएगा और आयरन की कमी हो जाएगी इन लोगों को। आरबीसीज तो पीछे से बनते जाएंगे, अनीमिक तो नहीं हो सकते ये लोग, ठीक है, लेकिन आरबीसीज छोटे हो जाएंगे। और हमने माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स का एक पढ़ा था ल्यूकीमियाज़ में, इफ़ यू रिमेंबर, कि एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया का एक कॉज था दैट वाज माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। तो दैट इज़ एक्चुअली कि इन लोगों को जो है वो AML डेवलप हो सकता है। सबसे मसले वाली बात कि दीज पेशेंट्स ऑफ पॉलीसाइथेमिया वगैरह कैन डेवलप AML विच इज़ कैंसर ऑफ ब्लड, ठीक है। फर्दर ब्लड कैंसर हो जाएगा इन लोगों को एंड अल्टीमेटली दे डाई इफ़, और इस वजह से हमें ट्रीट जो है वो इसका अच्छा से करना चाहिए। अच्छा, इसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ना वो आपका स्टेप अप पे लिखा हुआ है साइड बॉक्स में। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपका जो मेजर क्राइटेरियाज़ होते हैं वो 3 होते हैं। उसमें से एक तो आपका होता है कि जो HB लेवल है इन लोगों का, ठीक है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल इन लोगों का ज़्यादा मिलेगा, मैन और वुमेन का डिफरेंट है। और फिर मतलब कि मैन के अंदर 16.5 से ज़्यादा और वुमेन के अंदर 16 से ज़्यादा। फिर बोन मैरो बायोप्सी जब आप करते हो तो उसमें आपको हाइपर सेलुलरिटी मिलेगी, दिस इज़ ऑल्सो द मेजर क्राइटेरिया। और थर्ड मेजर क्राइटेरिया इज़ कि इनके अंदर JAK2 काइनेज म्यूटेशन होगी। सो ये मेजर क्राइटेरियाज हैं। हीमोग्लोबिन लेवल एलिवेटेड होगा, बोन मैरो बायोप्सी में वो सब मिलेगा, और JAK2 काइनेज म्यूटेशन, ये मेजर क्राइटेरिया। और माइनर क्राइटेरिया में क्या है कि इन लोगों का जो एरिथ्रोपोइटिन लेवल है, ठीक है, ये वाला, दिस इज़ अ माइनर। एरिथ्रोपोइटिन लेवल जो है वो आपको ड्रॉप मिलेगा। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोसिस, और उसके लेवल आपको लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कितना होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है सीरम विटामिन B12 एलिवेटेड अगर आपको मिल जाता है, और हाँ, ये जो है ना 4 आपके हैं कि एक तो प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं, WBC ज़्यादा है, एरिथ्रोपोइटिन कम है, विटामिन B12 जो है वो ज़्यादा है। तो दिस इज़ एक्चुअली द आपका माइनर क्राइटेरिया फॉर दिस डिज़ीज़, कि जिससे आप इसको डायग्नोज करते हो। फिर हम एक डिस्कस करते हैं यूक्यू स्प्लीनोमेगैली का, कि अ बॉय एज्ड 16 हैज़ बिन कंप्लेनिंग ऑफ इल हेल्थ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑफ रीसेंट ऑनसेट। और फिज़िकल एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिला कि एनीमिया हुआ हुआ है, उसको RBCs उसके ड्रॉप किए हुए हैं, और स्प्लीन जो है वो ग्रॉसली इनलार्ज्ड है टू अ लेवल बिलो देम लाइकस। तो आपने उसकी जो है कॉजेज़ बतानी है इनको, और इन्वेस्टिगेशंस आप जो है वो क्या करवाओगे, CBC पे आपको जो है वो क्या मिलेगा, और अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे और बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे। और स्प्लीनोमेगैली के कॉजेज़ बता देती हूँ। ये वाला टेबल डेविडसन का कर लेना है फॉर द कॉजेज़ ऑफ स्प्लीनोमेगैली। देखें, कंजेस्टिव कॉजेज़ हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन और कार्डियक में। इसके अलावा वी हैव द इन्फेक्टिव कॉजेज़ जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल और फंगल हैं, इनको आपने देख लेना है। और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक जैसे आपको नज़र आ रहा है फेल्टी सिंड्रोम्स, SLE और सार्कोइडोसिस। और हेमाटोलॉजिकल में रेड सेल डिसऑर्डर्स हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लास्टिक और अदर मेलिग्नेंसीज आ जाती हैं इसमें, और लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं और मिससेलेनियस हैं, ठीक है। तो ये वाला टेबल जो है ना आप लोगों ने कर लेना है। मैं इसको इस तरह भी कर देती हूँ, वैसे तो इस तरह नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये वाला टेबल आपने कर लेना, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ टेबल्स हैं डेविडसन के,
जिसमें आपको मिलेंगे कुछ, ठीक है। आप टेबल डेविडसन के कर लें, उसमें आपके बहुत से एससीक्यूज़, मतलब एससीक्यूज़ तो नहीं, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पैनसाइटोपिनिया, तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। जो गाइडलाइंस जो है वो मैंने कुछ डिफरेंट फॉलो की हैं। उसमें वी हैव द मेडिकल ग्लोब गाइडलाइंस, ठीक है, जिसमें ये सब हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। स्प्लीनोमेगैली भी कवर कर लिया है। और लिम्फेडिनोपैथी जो है ना, इसका आपका टेबल जो डेविडसन का है ना, उसको आप एक दफ़ा देख लें, कॉजेज़ ऑफ लिम्फेडिनोपैथी, ये वाला टॉपिक है, मतलब कॉजेज़ ऑफ लिम्फेडिनोपैथी, इसको देख लें। आपको पता होना चाहिए कि आपके माइंड में होना चाहिए। कभी भी आपके पास वाइवा में सर आपसे पूछ सकते हैं कि थोड़े से कॉजेज़ बता दें। ऑब्वियसली वो सारे तो नहीं पूछेंगे कि, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि हम बहुत सी कॉजेज़ पढ़ चुके हैं लिम्फेडिनोपैथी, जिसमें लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गए थे, तो आपके माइंड में होने चाहिए। आप उस वक्त इंस्टेंटली बता सको कि दीज, ठीक है। तो ये पीडियाट्रिक्स का था। और ये जो है ना ब्लड का है, इसमें ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसमें से जो बाकी है ना, ये वीनस थ्रोम्बोसिस, इसका एक एससीक्यू आया हुआ है, जस्ट उसको आपने देख लेना पास्ट पेपर से। और बाकी ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया का कॉल एक टेबल बना हुआ है डिविजन में, वो आपने देख लेना है, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया हम कर चुके हैं। और डीआईसी का टेबल, डीआईसी को एक दफ़ा टॉपिक को रीड कर लें। मतलब ये जो बाकी टॉपिक्स हैं, इनको जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए एक दफ़ा रीड कर लेना है। इनमें से भी सब हो गए हैं। डीवीटी रह गया है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, पीएनएच रह गया है। इनको जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है। अच्छा, अफाक नेम की भी हैं गाइडलाइंस, ठीक है। इसमें देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। ये वाले जो ऊपर हैं टॉपिक्स फॉर एमसीक्यूज़ में, ये जो रह गए हैं ना, ये वाले, इनको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड देनी है। जिसमें से G6PD डेफिशिएंसी को रीड देनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और बाकी जस्ट एक दफ़ा रीड दे लें आप, ठीक है। या आपके स्टेप अप से आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और टेबल्स एक दफ़ा देख लेना डिवीजन के, सारा टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेबल्स इन टॉपिक्स के डिवीजन से कर लें, अच्छे बने हुए हैं उसके ऊपर। बाकी ये पीडियाट्रिक्स के भी हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए टॉपिक्स। ये वाले टेबल्स मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये वाला टेबल है, फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टू वीनस थ्रोम्बोसिस। इसको जस्ट आप एक रीड दे लें। ये भी आपको बहुत अच्छी डायग्राम मिलेगी इसकी, वीनस थ्रोम्बोसिस की, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए एक दफ़ा। और ये एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोफिलैक्सिस को हम जो है वो इसको देख लें, इंडिकेशंस क्या हैं और मेथड्स क्या हैं इसके। बस एक दफ़ा देख लें कि कौन से आपके पास हैं स्टेप्स। ये फार्माकोलॉजिकल, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इसके नाम आने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, ये आपको माइंड में होने चाहिए। डीआईसी के मैनेजमेंट को एक दफ़ा देख लें। ये आपकी जो डिविजन स्टार्ट होती है ना, उसमें आपकी ये चीज़ है कि ब्लीडिंग की हिस्ट्री कैसे लेंगे और एग्ज़ामिनेशन कैसे करेंगे। ये अच्छे बने हुए हैं टेबल्स, इस वजह से मैंने दिखा रही हूँ। ये लिम्फेडिनोपैथी की हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन कैसे करेंगे और एग्ज़ामिनेशन ऑफ स्प्लीन, ये आपके मेडिसिन बोर्ड्स में आपको सिखाते होंगे ये सारे प्रोसीजर्स, बस एक दफ़ा यहाँ से रीड दे लें। और ये क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन इन द ब्लड डिजीज़, जिसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों को देखना होता है, इसको देख लें एक दफ़ा। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ रेज्ड प्लेटलेट्स, तो आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे पहले हमने आपको बताया कॉजेज़ ऑफ कम प्लेटलेट्स जो हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके क्या कॉजेज़ हैं, ये भी आप देख लें, माइंड में थोड़ी बहुत होने चाहिए हर वक्त। पैनसाइटोपिनिया के कॉजेज़ माइंड में हो जाए, इसका टेबल है इस डिज़ीज़ का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड हेमाटोलॉजी मेडिसिन एंड पीड्स।